हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है लेसन 5 फर्स्ट बुक का जो है लेसन 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, इस चैप्टर से संबंधित जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं उसका जो है पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। और इस चैप्टर से इस सेशन में जो है इस चैप्टर से संबंधित जो है जितने भी जो है 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उन सभी क्वेश्चनों को जो है कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है फजेंडा किसे कहते हैं। देखिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। 2 क्वेश्चन इस टाइप का जो है दे दिया जाता है और 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है, देखिए फजेंडा किसे कहते हैं। तो देखिए फजेंडा किसे कहते हैं, तो देखिए ब्राजील में कहवा के बगानों को फजेंडा कहते हैं। यानी कि ब्राजील में जो कहवा के जो बगान होता है उसी को क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्राजील में कहवा बगानों को क्या कहते हैं, तो फजेंडा कहते हैं। तो इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्रों का नाम लिखे। प्रमुख क्षेत्रों का नाम लिखे, यानी कि वाणिज्य पशुपालन जो होता है उसका जो है प्रमुख क्षेत्र का नाम बोल रहा है लिखने के लिए। इससे पहले कि जो सेशन पार्ट 1 जो सेशन था उसमें जो है हम लोग को जो है आप लोग को बताए थे कि जो है वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है उसके बारे में आप लोग को बताए थे। तो आज के सेशन में आज का देखिए सेशन में क्वेश्चन वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें बोल रहा है प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखे। तो देखिए विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय के प्रमुख 5 क्षेत्र है। तो 5 क्षेत्र है जिसमें देखिए, और इस इस सेशन को आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। इनसे संबंधित एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ही बनता है, इसलिए आप लोग इसको जो है निश्चित रूप से याद रखिएगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है लेकिन 1 नंबर का फिक्स है, इस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ये फिक्स होता है। तो देखिए देखिए उत्तरी अमेरिका के पेरी क्षेत्र मैदान है जो उत्तर में पश्चिमी कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों से होते हुए मेक्सिको तक विस्तृत होता है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन आप लोग से इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि जो पेरी जो है, यहाँ पर प्रेरी है, इस तरह से प्रेरी, ठीक है। तो ये पूछ लेगा कि इसको सही कर लीजिएगा, थॉन है यहाँ पर, ये है यो है। तो देखिए जो पूछ लिया जाएगा कि जो प्रेरी जो क्षेत्र है वो किस देश में है। तो किस देश में है, अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में है। इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि पेरी जो घास का जो मैदान है वो किस देश में है। तो किस देश में है, अमेरिका में है। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये सब क्या है, ये घास के मैदान है, विश्व विख्यात घास के मैदान है। तो इसलिए इस ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। इसलिए दूसरा पॉइंट है, देखिए दक्षिण अमेरिका में पंपास पूछ लिया जाएगा कि पंपास जो घास का मैदान है, जो पंपास घास का क्षेत्र या मैदान एक ही होता है। तो पंपास का जो घास का मैदान है वो कहाँ पर है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। तो इस बात को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कहाँ से कहाँ तक फैला है, जो ब्राजील यूरुग्वे और अर्जेंटीना देशों में फैला है, ठीक है। तथा और यहाँ से याद रखेगा, तथा लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लानोज जो घास के मैदान जो है वो किस देश में है, वेनेजुएला में है, ठीक है। या पूछ लिया जाएगा कि वेनेजुएला में कौन से घास के मैदान है, तो लानोज। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यूरेशिया में एस्टेपी। तो पूछ लेगा एस्टेपी जो घास के मैदान है वो किस देश में है, यूरेशिया में है। तो इस बात को आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। जो मध्य एशियाई देश, देखिए इसके बाद वाला पॉइंट आप लोग नहीं याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को निश्चित रूप से याद रखिएगा क्योंकि पांचों पॉइंट से संबंधित आप लोग को एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। तो एस्टेपी जो घास के मैदान है कहाँ पर है, यूरेशिया में है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और जो कहाँ से कहाँ तक फैला है, जो मध्य एशियाई देशों तक फैला है, ठीक है। यूरेशिया से जो है मध्य एशिया के कई देशों तक जो है फैला हुआ है। उसके बाद देखिए अफ्रीका में बेल्ट पूछ लेगा, बेल्ट जो घास के मैदान है कौन देश में है, अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिणी अफ्रीका में, और देखिए अफ्रीका से जो है दक्षिणी अफ्रीका में क्या है, फैला है। उसके बाद देखिए याद रखिएगा डाउन्स डाउन्स घास के मैदान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि जो डाउन्स घास के मैदान जो है किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इस बात को आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। और ये सभी क्षेत्र ये जो है पांचों क्षेत्र जो दिया गया है किन चीजों का क्षेत्र है, वाणिज्य पशुधन पालन, यानी कि
पशु को पालन करने वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये सभी घास के मैदान है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि विश्व में जो है वाणिज्य पशुधन पालन व्यवसाय के कितने क्षेत्र है? 5 क्षेत्र है, जिसको क्या अमेरिका में जो क्षेत्र होता है उसको पेरी कहते हैं, और कहाँ से कहाँ तक फैला है? जो उत्तर में पश्चिमी कनाडा से संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों होते हुए मेक्सिको तक फैला है। उसके बाद देखिए दक्षिणी अमेरिका में पम्पास घास के क्षेत्र है, जो ब्राज़ील के यूरुग्वे और अर्जेंटीना देशों में फैला है, तथा लानोज घास के मैदान वेनेजुएला देश में है। उसके बाद देखिए यूरेशिया में स्टेपी घास के मैदान है, जो मध्य एशियाई देशों तक फैला है। उसके बाद देखिए अफ्रीका में बेल्ट घास के मैदान है, जो दक्षिणी अफ्रीका में फैला है। उसके बाद डाउन्स घास के मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कृषि कृषि कार्य से आप क्या समझते हैं? कृषि कार्य से आप क्या समझते हैं? तो देखिए कृषि कार्य क्या होता है? तो देखिए कृषि तो देखिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि कैसा क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कृषि कौन सा क्रिया है? प्राथमिक है, उसके बाद देखिए द्वितीयक है या जो है तृतीयक है या चतुर्थ क्रिया है? तो कृषि प्राथमिक क्रिया है, इस बात को आप लोग याद रखेगा। कृषि कौन सा क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को उत्पादन, पशुपालन आदि कार्य किया जाता है। यानी कि देखिए पशुपालन का जो काम होता है वो भी जो क्या कृषि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है? तो इस बात को आप लोग याद रखेगा कि पशुपालन भी किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। तो याद रखेगा कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों की उत्पादन और पशुपालन आदि कार्य किया जाता है। तो कृषि से संबंधित आप लोग याद रखेगा। कृषि कार्य से आप क्या समझते हैं? 2 मार्क्स में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग याद रखेगा। उसके बाद देखिए इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इसको पॉइंट के रूप में इसको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इससे जो है अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए विश्व में प्रचलित प्रमुख कृषि पद्धतियाँ, यानी कि विश्व में कितने प्रकार के कृषि पद्धतियाँ प्रचलित है? तो देखिए विश्व में निम्नलिखित कई प्रकार के कृषि पद्धतियाँ प्रचलित है। पद्धतियाँ का प्रचलन है जो इस प्रकार है। जैसे देखिए निर्वाह कृषि, और निर्वाह कृषि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निर्वाह कृषि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आदिम निर्वाह कृषि, इसी को देखिए स्थानांतरण कृषि कहते हैं, या इसी को देखिए आदिम कालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। उसके बाद होता है गहन निर्वाह कृषि, और गहन निर्वाह कृषि को भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है देखिए चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, ठीक है? उसके बाद देखिए ये किसका प्रकार था? ये निर्वाह कृषि प्रकार यहाँ पर खत्म हो जाता है। निर्वाह कृषि यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्योंकि निर्वाह कृषि 2 प्रकार पहला है आदिम निर्वाह कृषि, उसके बाद है गहन निर्वाह कृषि, और गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार है। एक है चावल प्रधान अर्ध गहन निर्वाह कृषि, एक है चावल रहित अन्य फसल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। उसके बाद देखिए रोपण कृषि होता है। उसके बाद देखिए विस्तृत व्यापारिक अन्य कृषि होता है। उसके बाद मिश्रित कृषि होता है, डेयरी कृषि होता है, भूमध्यसागरीय कृषि होता है, विपणन उद्यान कृषि होता है, सहकारी कृषि होता है, समूह कृषि होता है। तो देखिए ये सभी जो है पॉइंट से संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में निश्चित रूप से रहता है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है सब में जो है इसमें से जो है एक क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में हर एक बार पूछ लिया जाता है। इसलिए इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इनसी सब पॉइंट को जो है किस तरह के क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है हम आप लोग को जो है बताएंगे। तो देखिए याद रखिएगा, पहले इसको याद रखिएगा कि जो है विश्व में प्रचलित प्रमुख कृषि पद्धतियाँ कितने पद्धतियाँ हैं? 9 पद्धतियाँ हैं। तो और 9 पद्धतियों के बारे में बारी-बारी से जो है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है उसको जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे, बारी-बारी से। तो पहला देखिए निर्वाह कृषि, तो सबसे पहले निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ेंगे, और निर्वाह कृषि और इसके प्रकार सहित जो है क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। 5 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, कहेगा निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, और आंसर भी हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन है निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? देखिए वैसा कृषि पद्धति जिसमें कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए नहीं करते, मतलब कृषि का जो कार्य करते हैं बाजार में विक्रय के लिए नहीं करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते, बल्कि परिवार के उपभोग के लिए कृषि करते हैं, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह यानी कि कृषि पर निर्भर है, तो याद रखिएगा परिवार निर्भर है। तो याद रखिएगा कि वैसा कृषि जिसमें कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए नहीं करते हैं, बल्कि परिवार के उपभोग के लिए यानी कि परिवार के उपयोग के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। देखिए निर्वाह कृषि 2 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा परिभाषा, याद रखिएगा एग्जाम में 2 मार्क्स में परिभाषा भी पूछ लिया जाता है कि निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं?
तो देखिए, तो निर्वाह कृषि 2 प्रकार का होता है, एक होता है आदिम आदिम निर्वाह कृषि या इसी को स्थानांतरण कृषि कहते हैं, एक होता है गहन निर्वाह कृषि। अब इस दोनों के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो पहला देखिए आदिम या आदिमकालीन दोनों एक ही होता है। आदिमकालीन निर्वाह या स्थानांतरणशील कृषि। तो ये क्या होता है देखिए, यह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आदिम जाति के लोग करते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आदिम कालीन निर्वाह कृषि कौन करते थे? तो आदिम जाति के लोग करते थे, ठीक है? उसके बाद देखिए इस कृषि पद्धति में वनों को काटकर तथा आग आग लगाकर कृषि भूमि तैयार किया जाता है, जिसे जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करता है। इसी कारण इसे इस कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कर्तन एवं दहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि होता है उसे कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कृषि पद्धति में जो क्या किया जाता है, वनों को काट कर आग लगाकर कृषि भूमि तैयार की जाती है, जिसमें जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करता है। इसी कारण से इस कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पूछ लिया जाएगा कि कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि को कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर पूछ लिया जाए कि आदिमकालीन निर्वाह कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि क्यों कहते हैं, तो क्योंकि यहाँ से लिखेगा क्योंकि इस कृषि पद्धति में वनों को काटकर तथा आग लगाकर कृषि भूमि तैयार की जाती है, जिसमें जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इसी कारण इस कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं, ठीक है? इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद देखिए गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? तो देखिए यह कृषि मुख्य रूप से एशिया के घनी जनसंख्या वाले देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान में किया जाता है। तो गहन निर्वाह कृषि कहाँ किया जाता है? एशिया के जो है घनी जनसंख्या वाला जो देश है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान में किया जाता है, ठीक है? तो देखिए यह कृषि 2 प्रकार से किया जाता है। यह कृषि कितने प्रकार से? देखिए तो गहन निर्वाह कृषि जो है 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसकी प्रमुख विशेषता को ही याद रखिएगा। इसका विशेषता क्या होता है? अगर पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन चावल पर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के बारे में बताइए, तो आप लोग इसका विशेषता को ही लिखिएगा, ठीक है? और निश्चित रूप से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? देखिए इसमें इसका नाम है चावल प्रधान, यानी कि इसमें चावल का जो है सबसे पहला महत्व दिया जाता है। तो देखिए यही है कि इसमें चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल है। चावल प्रधान निर्भर कृषि में क्या होता है कि चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल होता है। और देखिए भूमि का गहन उपयोग मतलब भूमि का काफ़ी उपयोग किया जाता है। और देखिए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए गोबर खाद, हरी खाद का उपयोग किया जाता है। हरी खाद मतलब क्या? फल सब्जी के कचरा का उपयोग किया जाता है। देखिए जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। इस कृषि में क्या होता है? जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। मशीनों का प्रयोग कम होता है। इस कृषि में मशीनों का प्रयोग कम होता है एवं मानवीय श्रम अधिक महत्व रखता है। उसके बाद देखिए कृषि उत्पादन अधिक होती है, लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम होता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, इसलिए प्रति कृषक जो है उत्पादन कम होता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में देखिए अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आप सोचकर कितना लिख सकते हैं। सोचकर अगर 3 पॉइंट लिख दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ इसलिए लिखे हैं कि इतना पॉइंट में से आप लोग कम से कम आधा भी निश्चित रूप से याद रखा कीजिएगा। तो चावल प्रधान है तो इसका मतलब यह है कि इसमें चावल का जो है क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण फसल होता है। और इसमें खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। भूमि का गहन उपयोग होता है। तो इन सभी बातों को जो है आप लोग याद रखिएगा। और देखिए मशीनों का प्रयोग कम होता है और मानवीय श्रम अधिक महत्व होता है। उसके बाद देखिए कृषि उत्पादन क्या होता है? अधिक होती है, लेकिन प्रति कृषक उत्पादन क्या होता है? कम होता है। जिसके बारे में इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए चावल रहित निर्माण कृषि। और देखिए तो इसके विशेषता में देखिए इसमें इसके विशेषता क्या याद रखिएगा। इस प्रकार के कृषि में चावल के स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि इसका जो है प्रमुख मुख्य फसल जो है चावल नहीं होता है। चावल के स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ आदि फसलों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और देखिए जिन क्षेत्रों में चावल की कृषि के लिए उचित रूप से वर्षा नहीं होती है, और यह कृषि कहाँ किया जाता है? जिन क्षेत्रों में चावल की कृषि के लिए उचित वर्षा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में इन फसलों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? तो देखिए रोपण कृषि क्या होता है? तो देखिए रोपण कृषि क्या होता है? तो देखिए वैसा कृषि जिसमें पौधों को एक बार रोपण करने के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन प्राप्त किया जाता है, उसे रोपण कृषि
रोपण कृषि कहलाता है। यानी कि रोपण कृषि में क्या होता है कि पौधों को एक बार रोपण कर देते हैं, यानी कि पौधों को एक बार लगा देते हैं और एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो वही कृषि रोपण कृषि कहलाता है। परिभाषा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो रोपण कृषि के बारे में समझ गए हैं, तो ऐसा कृषि जिसमें एक बार रोपण करने के बाद, पौधारोपण करने के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन प्राप्त किया जाता है, रोपण कृषि कहलाता है। और देखिए इसकी विशेषता क्या है, तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता देखिए, यह एक फसली कृषि है, मतलब इस कृषि में जो है एक फसल को ही एक बार में एक फसल का ही उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें इसमें एक बार पौधारोपण करने के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन प्राप्त होते रहते हैं। तो ये क्या है, इसका विशेषता है। इसमें देखिए इसमें बागानों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और देखिए इस कृषि पद्धति में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बागान का आकार बड़ा होता है, उसको देख रेख किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए क्या होता है कि अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए यह कृषि उच्च स्तरीय प्रबंधन एवं वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित है, क्योंकि बागान में क्या हो लगते हैं, कीट पतंग लगते हैं, उससे इसीलिए क्या होता है कि यह कृषि जो है उच्च स्तरीय प्रबंधन, मतलब बहुत अधिक प्रबंध सुरक्षा में इस प्रकार के कृषि को किया जाता है। और देखिए वैज्ञानिक तकनीकों के आधार पर ये कृषि किया जाता है। देखिए चाय, कॉफी, कोको, कपास, गन्ना, केला आदि, अनारस प्रमुख रोपण कृषि है। तो याद रखिएगा प्रमुख रोपण कृषि क्या है, चाय है, कॉफी है, कोको है, कपास है, गन्ना, केला, अनारस, ये सभी प्रमुख रोपण कृषि है। तो रोपण कृषि के बारे में आप लोग इतना बात निश्चित रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, इस बात को निश्चित रूप से याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बात इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस बात से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण बात को जो है लेकर आए हैं। तो देखिए पहला बात यह है कि फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोको का पौधा लगाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा कि पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको को पौधा किसने लगाया था, तो फ्रांसीसियों ने लगाया था। उसके बाद देखिए इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने की शुरुआत की। तो डच पूछ लेगा इंडोनेशिया में गन्ने की शुरुआत किसने किया था, डच लोगों ने किया था, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए स्पेन तथा अमेरिका के निवासियों ने फिलीपींस में नारियल तथा गन्ने के पौधे लगाए। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फिलीपींस में नारियल और गन्ने के पौधे कहाँ के निवासी लगाए थे, स्पेन और अमेरिका के निवासियों ने लगाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यूरोपियन लोगों द्वारा ब्राजील में कॉफी बागान स्थापित किया गया जिसे फजेंडा कहते हैं। आप लोग को इससे पहले बताए थे फजेंडा किसे कहते हैं, तो ब्राजील की जो कॉफी का उत्पादन जो क्षेत्र होता है उसी को फजेंडा कहते हैं। और ब्राजील में जो कॉफी का बागान किसने लगाया था, यूरोपियन लोगों ने लगाया था। इस बात को याद रखिएगा कि ब्राजील में जो कॉफी बागान किसने लगाया था, यूरोपियन लोगों ने लगाया था। नेक्स्ट है देखिए रोपण कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों ने विशेष योगदान दिया। तो रोपण कृषि के विकास के लिए किन लोगों ने विशेष योगदान दिया, अमेरिका और अमेरिकी और यूरोपियन लोगों ने जो है विशेष योगदान दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए रोपण कृषि विश्व के अनेक भागों में यूरोपियन लोगों द्वारा स्थापित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ लिया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन कि पूछ लिया जाएगा कि रोपण कृषि के विश्व के अनेक भागों में किन लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था, तो यूरोपियन लोगों के द्वारा जो है रोपण कृषि को जो है विश्व के अनेक भागों में स्थापित किया गया था। इसके बारे में इतना बात को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में बताइए, इसके प्रमुख क्षेत्र एवं विशेषताओं को लिखिए। तो पूछ रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में बताइए, इसके प्रमुख क्षेत्र एवं विशेषताओं को लिखे। तो देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होता है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार की कृषि विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित आंतरिक अर्ध शुष्क घास क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि देखिए विस्तृत वाणिज्य जो अनाज कृषि होता है वो कहाँ किया जाता है, तो देखिए तो इस प्रकार की कृषि जो है विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित आंतरिक अर्ध शुष्क, यानी कि अर्ध शुष्क जो घास के जो क्षेत्रों में क्या किया जाता है। जैसे हम देखिए इसका विस्तृत क्षेत्र कहाँ का है, देखिए यूरेशिया के स्टेपी, यानी कि इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़े हैं, घास के मैदान, ये कि स्टेपी घास के मैदान कहाँ है, यूरेशिया में। उसके बाद देखिए पेरिस कहाँ में है, उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद देखिए पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में है। अफ्रीका में क्या है, बेल्स है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन्स है। न्यूजीलैंड में क्या है, कैंटीबरी। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कैंटीबरी जो मैदान है कहाँ में है, न्यूजीलैंड का है, ठीक है।
तो इस तरह से पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। और इसका विशेषता क्या है, तो विशेषता ये है कि देखिए इसकी मुख्य फसलें गेहूं, जौ, राई राई तथा मक्का अन्य फसल है, ठीक है, ये सब इसका मुख्य फसल है। देखिए इसमें खेतों का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह यंत्रीकृत कृषि है, यानी कि खेत जोतने फसल काटने में किसका, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, तो यही जानते हैं कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो होता है, तो इस प्रकार की कृषि विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, 2-4 बार पढ़िएगा कि विस्तृत वाणिज्य कृषि जो होता है विश्व के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित आंतरिक अर्ध शुष्क घास क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। 2-4 बार पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया, ठीक है। तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो ऐसा कृषि जिसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहलाता है, या उसे मिश्रित कृषि कहते हैं या कहलाता है, लिख दीजिएगा। तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो ऐसा कृषि जिसमें जो क्या होता है कि फसल उत्पादन एवं पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहलाता है, ठीक है। महत्व दिया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है, इसके बारे में याद रखिएगा। और देखिए मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है, तो देखिए इसका विशेषता यह है कि इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन तथा पशुपालन को क्या किया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। और देखिए इसमें खेतों का आकार क्या होता है, मिश्रित कृषि में मध्यम होता है। और देखिए गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल तथा कंदमूल सबसे प्रमुख फसल है। उसके बाद देखिए यह कृषि विश्व के अति विकसित भागों में किया जाता है। मिश्रित कृषि कहाँ किया जाता है, मिश्रित कृषि जो है विश्व के जो है अति विकसित भागों में किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा, विश्व के अति विकसित भाग मतलब क्या, जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, मिश्रित कृषि किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है पशुपालन और फसल उत्पादन को क्या किया जाता है, समान महत्व दिया जाता है। और उसके प्रमुख क्षेत्र याद रखेगा, पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग एवं दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका के समशीतोष्ण जलवायु वाले भाग में मिश्रित कृषि का विस्तार है। देखिए प्रमुख क्षेत्र आप लोग याद नहीं रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्र अभी तक जो है कम से नम मात्रा में नहीं के बराबर पूछा गया है, ठीक है। लेकिन जो है कृषि की परिभाषा और जो है उसका जो है परिभाषा और उनसे संबंधित जो है उसका विशेषता को जो है निश्चित रूप से याद रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जो है इसका क्षेत्र नहीं याद रखेगा लेकिन इसका परिभाषा और विशेषता को निश्चित रूप से याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डेयरी कृषि किसे कहते हैं, इसके प्रमुख विशेषताएं एवं क्षेत्रों को लिखिए। तो देखिए डेयरी कृषि किसे कहते हैं, तो देखिए डेयरी कृषि या इसी को डेयरी कृषि उद्योग भी कहते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं, वैसा कृषि जिसमें दूध और दूध से निर्मित पदार्थों के लिए दुधारू पशुओं का पालन पोषण की व्यवसाय किया जाता है उसे डेयरी कृषि कहते हैं। मतलब कि इस प्रकार के कृषि में तो देखिए इसको देखिए डेयरी कृषि उद्योग भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसा कृषि जिसमें क्या होता है कि दूध और दूध से निर्मित पदार्थों के लिए दुधारू पशुओं का जो है पालन पोषण के व्यवसाय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डेयरी कृषि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस प्रकार की कृषि में जो है दूध से निर्मित पदार्थों के लिए क्या किया जाता है, दुधारू पशुओं को जो है पालन पोषण की व्यवसाय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डेयरी कृषि कहते हैं। जैसे देखिए घी, मक्खन, पनीर आदि का जो कार्य किया जाता है कहाँ किया जाता है, डेयरी कृषि में क्या क्या किया जाता है, इसको डेयरी उद्योग भी कहते हैं। तो इसके बारे में जो है इतना बात को याद रखिएगा। इसका प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी विशेषता के बारे में ध्यान दीजिएगा कि जो देखिए इस व्यवसाय में सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष तकनीक की सहायता से दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। इस व्यवसाय में क्या किया जाता है, देखिए मतलब सर्वाधिक उत्तम तकनीक मतलब सबसे अच्छा व्यवस्था, अच्छे ज्ञान से क्या किया जाता है, दुधारू पशुओं का जो है पालन किया जाता है। और देखिए इस व्यवसाय में गहन मानवीय श्रम तथा पर्याप्त पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखिए पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर क्या किया जाता है, पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। उसके बाद देखिए इस व्यवसाय में पाश्चुरीकरण की सुविधा उपलब्ध होती है। पाश्चुरीकरण क्या होता है कि दूध को जो है क्या किया जाता है, क्योंकि इसमें दूध से निर्मित क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। तो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में क्या जाता है, दूध को जो है सूक्ष्म जीव से क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीव से मुक्त किया जाता है, यानी कि दूध में जो सूक्ष्म जीव रहता है
उसको जब नष्ट किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाश्चुरीकरण क्या है? ऑप्शन में रहेगा दूध को सूक्ष्मजीव से मुक्त करने की प्रक्रिया, तो यही होता है पाश्चुरीकरण। दूध दूध से में जो सूक्ष्मजीव रहता है, तो दूध को सूक्ष्मजीव से जब मुक्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। और देखिए इस व्यवसाय में पर्याप्त पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए इस व्यवसाय से प्राप्त विभिन्न डेयरी उत्पादों को दीर्घ समय तक संरक्षित किया जाता है, क्योंकि दूध को क्या किया जाता है, सूक्ष्मजीव से मुक्त किया जाता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है कि इस इस व्यवसाय में जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है उसको लंबे समय तक क्या संरक्षित यानी कि सुरक्षित रखा जाता है। तो डेयरी कृषि के बारे में जो है इतना बात को याद रखिएगा। डेयरी कृषि की परिभाषा और उसका 2 विशेषता कम से कम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो 2 मार्क्स में अगर पूछ लिया जाए तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लिख दीजिएगा और 2 विशेषता जो है पॉइंट बनाकर 1 नंबर 2 नंबर करके लिख दीजिएगा, पूरा नंबर आप लोग को मिल जाएगा। और देखिए इसके क्षेत्र, तो क्षेत्र कहाँ है, डेयरी कृषि के क्षेत्र जो है प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, तो देखिए पश्चिमी यूरोप में जैसे देखिए डेयरी कृषि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र। पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि डेयरी कृषि का जो है विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है, तो पश्चिमी यूरोप में है, ठीक है। और उसके अलावा इसका क्षेत्र कहाँ, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और देखिए तस्मानिया में भी है, तो इसके बारे में जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, तस्मानिया, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो इसके बारे में निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय कृषि किसे कहते हैं, तो देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाने वाले कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं, यानी कि जो कृषि जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है उसे जो है क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। और इसके प्रमुख विशेषता क्या है, इसका प्रमुख विशेषता देखिए, इसका प्रमुख विशेषता यही है कि देखिए इस कृषि में मुख्य रूप से खट्टे रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है कि भूमध्य सागरीय जो कृषि होता है उसमें मुख्य रूप से खट्टे रसदार फलों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और देखिए अंगूर, अंजीर अंजीर और जैतून इस कृषि की क्या है, प्रमुख उत्पाद है, यानी कि प्रमुख उत्पादक फसल है। और देखिए भूमध्य सागरीय के क्षेत्र, तो मतलब क्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूमध्य सागरीय कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है, तो प्रमुख क्षेत्र देखिए कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रमुख क्षेत्र, तो प्रमुख क्षेत्र देखिए विश्व में इस कृषि का प्रचलन भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, जैसे देखिए दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनेशिया से अटलांटिक अटलांटिक तट तक, उसके बाद देखिए दक्षिणी कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी पश्चिम भाग तथा देखिए और अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम भाग तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से क्या मिलता है, कौन कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। तो इसके बारे में 2-4 बात याद रखिएगा, ये 2-4 पॉइंट को याद रखिएगा, लेकिन इसका जो है 2-4 मतलब जगह का नाम याद रखिएगा, जैसे देखिए दक्षिणी यूरोप हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी जो है देशों का जो है नाम याद रखिएगा, लेकिन इसका परिभाषा और विशेषता निश्चित रूप से याद रखिएगा। यानी कि जो भूमध्य सागर के निकट जो क्या होता है कि काफी जो ठंडा स्थान होता है, तो काफी ठंडे स्थानों में क्या किया जाता है, इन सभी को जो है अंगूर अंगूर अंजीर और जैतून की क्या किया जाता है, कृषि की जाती है, खेती की जाती है। और ऐसे कृषि को क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार कृषि के लिए सब्जी की खेती एवं उद्यान कृषि की विशेषताओं को लिखिए। तो क्वेश्चन है देखिए बाजार कृषि के लिए जो है वो सब्जी की खेती एवं उद्यान कृषि की विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए बाजार कृषि के लिए सब्जी की खेती एवं उद्यान कृषि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। तो पहला विशेषता याद रखिएगा, इस कृषि के अंतर्गत अधिक लाभ प्रदान करने वाली कृषि फसलों का खेती किया जाता है, क्योंकि बाजार के लिए यानी कि बेचने के लिए जब कृषि किया जाता है तो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए अधिक लाभ कमाने वाले फसलों को क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। एवं क्या होता है कि जिसकी मांग समीपवर्ती नगरीय क्षेत्रों में अधिक होता है, और ऐसे फसलों की जो है मांग क्या होता है कि समीपवर्ती जो नगरीय क्षेत्रों होता है उसमें अधिक होती है। तो याद रखिएगा इस कृषि के अंतर्गत अधिक लाभ प्रदान करने वाली कृषि फसलों की खेती की जाती है, जिसकी मांग समीपवर्ती नगरीय क्षेत्रों में क्या होती है, अधिक होती है। तो पहला विशेषता याद रखिएगा, जैसे देखिए सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती किया जाता है बाजार के लिए, जो
ये सब्जी की खेती किया जाता है, उद्यान यानी कि जो फूलों का जो क्या किया जाता है, फूलों और फलों की जो खेती किया जाता है, ठीक है? उसके बाद इसका इसका प्रमुख फसल क्या है? सब्जियाँ, फलों और पुष्पों की खेती किया जाता है। और देखिए दूसरा दूसरा क्या है? इसका विशेषता यह है कि इस कृषि में अधिक पूँजी और गहन श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि इस कृषि में जो है अधिक पूँजी और अधिक मेहनत यानी कि अधिक मज़दूर की आवश्यकता होती है। और देखिए इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। और देखिए इस कृषि में पर्याप्त सिंचाई, उर्वरक, उत्तम किस्म के बीज एवं कीटनाशी रसायनों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इस कृषि में जो है पर्याप्त सिंचाई, उर्वरक, उत्तम किस्म के बीज एवं कीटनाशी रसायनों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उन क्षेत्रों को ट्रक फार्मा भी कहते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में जो है बाज़ार कृषि में के जिस क्षेत्र में क्या सिर्फ़ जो है सब्ज़ी का उत्पादन होता है, उसी क्षेत्र को ट्रक फार्मा कहते हैं या ट्रक कृषि भी कहते हैं। याद रखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रक कृषि किसे कहते हैं? तो बाज़ार के लिए जो सब्ज़ी सब्ज़ी की खेती एवं उद्यान जो कृषि जो होता है, उसी को जो है ट्रक कृषि या ट्रक फार्मा कहते हैं। तो ये रहा लेसन 5 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें हम आप लोग को जो है 5 मार्क्स में भी जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे देखिए गहन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों को वर्णन करें। तो इस तरह क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है एनसीईआरटी से संबंधित। इसका पीडीएफ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।